हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एकेडमी। दिस इज सागर पाटिल, योर फिजिक्स फैकल्टी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। लेकिन बिफोर मूव टू दिस चैप्टर वी विल रिकॉल द प्रीवियस चैप्टर विच वी ऑलरेडी लर्न, okay? And if you didn't watch that video and didn't subscribe my channel, so please subscribe my channel and watch the video. And if you want to learn all the concept of first chapter, just do one thing, like write the name of particular chapter or a topic and write by Sagar sir, so you will easily get that all the topics. So अगर मैं आपको बोलना चाहूं कि आप ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, सो बेटर है कि आप फर्स्ट चैप्टर के सारे वीडियो देख के आओ और फिर यहाँ पे आओ, तो आपको ये चीज इजीली कनेक्ट हो जाएगी, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज लिंक्ड विद द सेकंड चैप्टर। चलो, फर्स्ट चैप्टर का थीम क्या था? तो फर्स्ट चैप्टर का थीम था कि हमने सारे चार्ज के बारे में पढ़ा कि चार्ज था, चार्ज प्रोड्यूस हुआ, चार्ज के टाइप्स कैसे थे, क्वांटाइजेशन कैसे हुआ, व्हाटएवर एक्स वाई जेड। उसके बाद हमने किया कि भाई अगर एक चार्ज खुद का इलाका बनाता है, मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है, और उसके अंदर मैंने दूसरा चार्ज लाया तो उस पर क्या इफेक्ट हुआ, वो हमने पढ़ा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर का थीम कुछ इस तरीके से था। अब सेकेंड चीज है कि भाई अगर फोर्स लगा तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा तो एनर्जी बनेगी, और वो एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। दिस इज द थीम ऑफ द सेकेंड चैप्टर। ठीक है कि भाई हमने अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड में लेके आए, इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाए तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो उसको हम स्टोर करके कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द थीम ऑफ सेकेंड चैप्टर। ठीक है, चलो तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर। उसमें का फर्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ अ यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इट्स कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव नेचर यानी क्या होता है? सबसे पहले वो चीज समझते हैं। कंजर्वेटिव नेचर, जैसे कि आपने 11th साइंस में पढ़ा है कि कंजर्वेशन में कोई भी चीज या फिर कोई भी फोर्स जिसमें वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। चलो समझते हैं कैसे, एग्जांपल लेते हैं। सपोज जस्ट कि ये पेन मैंने लिया, ये पर्टिकुलर इस हाइट पे मैंने रखा हुआ है। अब मेरे को यहां से इसको मोशन करवाना है कुछ पर्टिकुलर मेरे इस हेड वाली या फिर आई साइड तक। ठीक है, तो ये जो हाइट इसने गेन किया, ये हाइट गेन अपने आप कर लिया? नहीं। सो मेरे को क्या करना पड़ा ये हाइट गेन करवाने के लिए? अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या करवाना पड़ा? वर्क करवाना पड़ा। ठीक है, तो उसमें क्या हो गई? एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टोर हो गई। अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा क्या होगा? इसका वर्क डन स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको ऊपर से नीचे लाने के लिए मुझे कोई भी टाइप का वर्क करना पड़ा? बिल्कुल नहीं। अगर मेरे को वर्क नहीं करना पड़ा तो किसने काम किया? ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया। ठीक है, अब एक दूसरा सिनेरियो समझो। सपोज इसको, ये पर्टिकुलर पेन को मेरे को एग्जैक्टली आई साइड यानी सेम हाइट पे लेके जाना है, बट मैं कुछ इसको इस तरीके से लेके जाता हूं। पहले यहां पे लेके जाया, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, और फिर इसको मैंने नीचे छोड़ा, तो दोनों टाइम पे वेलोसिटी क्या रही होगी? सो योर आंसर इज सेम रही होगी। क्यों? बिकॉज उसने जो अल्टीमेट फाइनल हाइट गेन की वो तो सेम ही थी, सिर्फ डिफरेंट क्या था कि पहले मैं उसको डायरेक्टली लेके गया था और बाद में मैंने उसको कुछ पाथ में इस तरीके से लेके गया। समझ रहे हो चीजों को? सो कुछ फर्क पड़ा वेलोसिटी में? नहीं। जो एनर्जी स्टोर होने वाली थी, जो डायरेक्टली मैं लेके गया उस टाइम पे जो एनर्जी स्टोर हुई वो एनर्जी, या फिर ऐसे कुछ घुमा के लेके गया तब जो एनर्जी स्टोर हुई वो एनर्जी, दोनों क्या थी? सेम थी, बिकॉज द हाइट इज सेम। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू mgh। ठीक है, जिसमें हाइट क्या है? कांस्टेंट है, सो एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे को यूनिट चार्ज को रखना है कहां पे? इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो क्या होगा? तो जस्ट इमेजिन करो थिंग को। सपोज एक चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज मैंने लिया है, उसको मैंने रखा है ओरिजिन पे। किसके? ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे रखा है। ठीक है, अभी पॉजिटिव चार्ज है तो इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगा? तो आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये रही मेरी आउटवर्ड डायरेक्शन। सपोज ये भी कुछ दो आउटवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ले लेता हूं। ठीक है,
इसके अंदर ये जो इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो पूरा इलाका बना, इसके अंदर मैंने सपोज कोई एक चार्ज लाया, दैट इज Q डैश इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है। और ये भी कैसा चार्ज है, दैट इज पॉजिटिव। तो एक चीज मेरे को बताओ, इसके ऊपर ये जो पर्टिकुलर चार्ज मैंने यहां पे लाया, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, आइदर इट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन, कौन सा फोर्स लगेगा, सो आवर आंसर विल बी रिपल्शन फोर्स। सो रिपल्शन फोर्स लगेगा तो इसकी वजह से ये किस डायरेक्शन में मूव होगा, पर्टिकुलरली यहां से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो सपोज मेरे को इस पॉइंट को यहां से A टू C पे लेके जाना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली भी जा सकता है A टू C, बट हम इसमें दो सिनेरियो लेते हैं कि सपोज ये पहले A टू B पे जा रहा है और देन B टू C जा रहा है, या फिर A टू D जा रहा है एंड देन D टू C जा रहा है। चलो ये दो केस हम ले लेते हैं कि सपोज पहले A टू B जा रहा है, फिर B टू C जा रहा है, या फिर फर्स्ट A टू D जा रहा है, या फिर C टू D जा रहा है, ठीक है। चलो अभी मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि कंजर्वेटिव नेचर में पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, बट किस पे डिपेंड करता है, उसकी इनिशियल एज वेल एज फाइनल पोजीशन पे। समझ रहे हो चीजों को। चलो, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर मेरे को लानी है तो कैसे भी करके अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये सारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है या फिर ये जो सारा वर्क डन है वो वर्क डन कंप्लीटली ए और सी पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि बी डी ए सी सारों, ठीक है, ना कि इसके पाथ पे। तो ये क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, बट चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1। सो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F, बिकॉज Q इज इक्वल टू क्या है, 1 कूलम। सो ये हो गया E इज इक्वल टू F, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड मेरे को मिल गया। अभी आपको एक फॉर्मूला पता है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो, अगर मैं स्मॉल एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट लेना चाहूंगा तो उसको डिनोट करूंगा मैं dr से, तो मेरा वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट्री ही होगा, ठीक है। और अगर ये स्मॉल एलिमेंट्री वर्क डन है, सॉरी ये वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी, स्मॉल एलिमेंट्री वर्क डन है, तो अगर मेरे को कंप्लीट पूरे पाथ पे वर्क डन ढूंढना है तो दैट इज क्या होगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW, बट इंटीग्रेशन dW की वैल्यू क्या है, वेक्टर F डॉट dr। अगर आप ध्यान से देखो तो F इज इक्वल टू क्या है, E, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन E डॉट dr। बट याद रखना बच्चों, E डॉट dr क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू 1 थी। अगर Q की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती, जैसे कि 1 से ज्यादा होती, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो वो जो भी कांस्टेंट होता वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहां पे आता, आगे के डायरेक्शन, ठीक है। यानी इसका अगर मैं, ये हो गया 1 कूलम के लिए वर्क डन फॉर 1 कूलम या फिर यूनिट चार्ज। अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला चाहिए आपको तो दैट इज QE डॉट dr, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क डन हो गया। अभी मैं इसके डिस्टेंस कुछ फिक्स कर लेता हूं। सपोज इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज RB, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज RC, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज RA, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है दैट इज RD, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि भाई RA इज इक्वल टू RB एंड RC इज इक्वल टू RD। चलो डिस्टेंस भी हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। वर्क डन मेरे को यहाँ पे मिल चुका है। अब मैं पर्टिकुलरली फाइंड करता हूं पाथ के लिए, पाथ यानी A B C पाथ के लिए। तो चलो, अगर मैं वर्क डन फॉर पाथ कौन से के लिए, A B C के लिए। चलो A B C के लिए फाइंड करूंगा तो कौन से दो की टोटल आएगी, वर्क डन बाय AB प्लस वर्क डन बाय BC। चलो थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये चीज वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dr।
सो इसको आप कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन होता है दैट इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या? दैट इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो इसको आप लिख लेना और कुछ इस तरीके से याद भी रख लेना। चलो अब वर्क डन के लिए बात करते हैं ए बी के लिए। तो ए बी के लिए ई डॉट डी आर है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा। चलो यहाँ पे नहीं दिखेगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं W इज इक्वल टू क्यू ई डी आर कॉस थीटा। ये सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन तो आएगा ही, बट मैं जस्ट आपको इमेजिन हो उस तरीके से लिख रहा। सो इनडायरेक्टली ये जो थीटा है वो थीटा है क्या? ई और डी आर के बीच का एंगल। तो अगर हम पाथ 1 की बात करें, ए बी के लिए बात करें, तो ए बी के लिए आप देखो वो डिस्प्लेस कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, बट आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में, यानी आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है इस डायरेक्शन में और वो डिस्प्लेस कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? दैट इज 90 डिग्री। अगर थीटा 90 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो पर्टिकुलरली ये सारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। किसके लिए? ए बी के लिए। तो ये पूरे पाथ में जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन किसकी वजह से होगा? दैट इज बिकॉज ऑफ BC। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? जो भी वर्क डन हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ BC ओनली, क्योंकि WAB की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 0। ठीक है, चलो BC के लिए ढूंढना है मेरे को, तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा मैं B2C। सो यहां पे आएगा RB2C इंटीग्रेशन E डॉट dr। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बी सी की वैल्यू क्या है? तो बी की वैल्यू है दैट इज आर बी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है देखो बी पॉइंट के लिए आर बी, यहाँ के लिए आर सी। सो आर सी। ई की वैल्यू क्या होती है? ये तो इसको करते हैं ई डी आर कॉस 0। अभी कॉस 0 क्यों आया? बिकॉज आप ही देख लो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। सो क्या बचा? इंटीग्रेशन आर बी आर सी। ई की वैल्यू क्या होती है? दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। के क्यू क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पे होगा के क्यू बाहर की डायरेक्शन में इंटीग्रेशन ऑफ आर बी इंटू आर सी 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। चलो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 अपॉन आर। सो यहाँ पे जिसको पता नहीं चलेगा उसके लिए एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन x रेज़ टू n dx इज इक्वल टू x रेज़ टू n n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। किस तरीके से करेंगे? r की वैल्यू क्या है? -2। सो r की जगह पे आएगा -2। ठीक है, सो -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, सो इज इक्वल टू माइनस r रेज़ टू -1। ठीक है, सो -1 अपॉन r। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के क्यू -1 अपॉन r एंड दैट इज आर बी इंटू आर सी। चलो सो वैल्यू इनपुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1 अपॉन आर सी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन आर बी। सो इसको अगर मैं ढंग से लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर सी। सो ये आपका हो गया वर्क डन फॉर पाथ कौन सा? ए बी सी, पूरे पाथ के लिए वर्क डन। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हमने ये ढूंढा एबीसी के लिए, अभी सेम वे आपको ढूंढना है एडीसी के लिए। तो आप बताओ एडीसी के लिए यहाँ पे लिखने की जरूरत तो है नहीं, वर्क डन फॉर एडीसी। एडीसी के लिए किसके किसकी टोटल होगी? एडी प्लस सीडी। सो वर्क डन एडी प्लस वर्क डन सीडी। अब यहाँ पे मेरे को बताओ किसकी वैल्यू 0 होगी? एडी की या फिर सीडी की? तो जाहिर सी बात है सीडी की। क्यों? क्योंकि अगेन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? दैट इज 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है? अगेन 0। सो ये डिस्प्लेसमेंट 0। सो किसका बचा? सिर्फ एडी का। सो सीडी की वैल्यू 0 और वैल्यू ऑफ एडी किसके बराबर आएगी? वर्क डन बाय एडीसी। चलो एडी के लिए ढूंढते हैं क्या होगा। अगेन मेरा फॉर्मूला सेम, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, लेकिन कहां से कहां तक? ए डी, फ्रॉम ए टू डी। ठीक है, चलो वैल्यू रख दो आर ए
आर डी, ई की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डॉट लिखने की तो जरूरत नहीं है, लिख लेते चलो, डी आर कॉस जीरो की वैल्यू अगेन 1, सो इंटीग्रेशन आर ए आर डी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी आर के क्यू कॉन्स्टेंट है सो बाहर आ जाएगा, सो क्या बचा, इंटीग्रेशन आर ए आर डी के क्यू निकल चुका है बाहर, सॉरी, आर स्क्वायर डॉट डी आर। अगेन इसका मैंने किस तरीके से होता है जो यहाँ पे हमने डिराइव किया, सेम चीज है, -1 अपॉन आर ए, यहाँ पे आएगा आर डी, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो -1 अपॉन आर डी प्लस 1 अपॉन आर ए, अगेन इसको सीधा लिखेंगे तो के क्यू 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर डी। हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों, किसकी वैल्यू है, वर्क डन बाय ए डी। यहाँ पे देखो आर ए और आर बी की वैल्यू क्या है, सेम है, और आर सी और आर डी की वैल्यू क्या है, सेम है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आर ए की जगह पे क्या आएगा, आर बी माइनस 1 अपॉन आर डी की जगह पे क्या आएगा, आर सी, और ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है, देखो यहाँ पे, और किसकी वैल्यू है ये, वर्क डन बाय ए बी सी, पाथ ए बी सी बोलो या फिर वर्क डन बाय किसका था, ए बी, तो यहाँ पे मैं वर्क डन बाय ए डी सी इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्या लिख सकता हूं, ए बी सी। तो देखो आप क्या हुआ कि यहां से यहां तक, यानी ये पाथ से आप जाओ या फिर ये वाले पाथ से जाओ, दोनों का वर्क डन क्या है, सेम है। डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है, बीच में कहीं पे भी। देखो इन शॉर्ट मेरे को प्रूफ क्या करना था कि दोनों द्वारा प्रोड्यूस होने वाला वर्क डन सेम है, और वर्क डन सेम है, पर डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ना कि जो पाथ उसने गेन किया है उस पे। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट, और ये थ्योरी को कुछ इसी तरीके से आपको लिखना है, बिकॉज आप अगर एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो पूरा मैशअप भरा पड़ा हुआ है, so you will not able to understand the basic concept from that particular portion, so please take a snapshot। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक दैट इज मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इट्स कंजर्वेशन नेचर ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। सेकंड टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वो क्या है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि उसके डिफरेंस क्या चीज है। चलो पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या। तो पहले पोटेंशियल समझते हैं क्या। तो सपोज मैंने अगेन अपना वही एग्जांपल क्या कि मेरे को यहाँ पे पेन रखा था मैंने, जैसे कि इसको पीछे रख लेते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पे ये मैंने मार्कर रखा था, इसको मेरे को उठा के कहाँ पे लाना है, आई साइड पे लाना है। तो इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर हाइट गेन किया, ठीक है, हाइट गेन किया। लेकिन ये हाइट गेन उसने कैसे किया, तो जब आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्या किया, वर्क डन किया। जैसे कि मेरे को यहाँ के इसको उठाना है, तो क्या करूंगा मैं, इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा यानी क्या करूंगा, वर्क डन करूंगा। और वही वर्क डन इसमें किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब जब कभी भी आप किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में उसकी फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट में किसी भी दूसरे चार्ज को लाओगे, तब उसमें क्या होगा, पोटेंशियल के फॉर्म में वो एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। समझ रहे हो चीजों को। तो देखो एग्जैक्टली वही फंडा यहाँ पे कि एक पॉजिटिव चार्ज है, उसने अपना इलाका बना लिया, ठीक है, और उस इलाके में कोई पॉइंट पी है या फिर कोई पॉइंट क्यू है, ठीक है। अब देखो इसका सोर्स कहाँ पे, यहां से मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज देता हूं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पे है तो मेरा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, देन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू ई, यानी इतने फॉर्म का क्या, इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स तो प्रोड्यूस हो रहा है। अगर फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा, इस चार्ज को ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करवाएगा, डिस्प्लेसमेंट करवाएगा। अगर ये डिस्प्लेसमेंट करवाएगा दैट मीन्स क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पे फोर्स लगा के इसको धक्का मारेगा। अब आप मेरे को ये चीज बताओ, ये पॉजिटिव है तो इसका अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये कुछ इसी तरीके से है कि सपोज एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने लिया,
ठीक है, यहाँ पे +2 माइनस, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। और इस इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि फिर यहाँ पे जाएगा, तो जाहिर सी बात है कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव के पास। ठीक है, नेगेटिव से पास जाएगा मतलब क्या होगा, पॉजिटिव से उसकी तरफ कौन सा फोर्स लगा, रिपल्शन फोर्स, और उसको कहाँ पे धक्का मारेगा, कुछ इस डायरेक्शन में। सेम सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स। कौन सा इलेक्ट्रिकल फोर्स, विच इज प्रोड्यूस इक्वल टू QE। ठीक है, तो इसने रिपल कर दिया, दैट इज इसका मतलब आप बोल सकते हो इसका एक नेचर है या फिर इसकी प्रॉपर्टी है। अब मेरे को इसमें पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाना है, तो पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको वर्क करवाना पड़ेगा। तो वर्क मुझे करवाना है, दैट मीन्स मेरी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी या फिर माइनस होगी, तब जाके ये यहां से कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। यानी मेरे को इस इलेक्ट्रिकल फील्ड के या फिर इस इलेक्ट्रिकल फील्ड द्वारा प्रोड्यूस होने वाले फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में वर्क करवाना है। सो अगेंस्ट डायरेक्शन में अगर मेरे को वर्क करवाना है तो मेरे को यहां से कुछ ऐसी चीज लगानी पड़ेगी जो इसको यहाँ पे धक्का मारे। ठीक है, सो यहाँ पे इसको धक्का मारने के लिए जो भी वर्क डन मैं करूंगा वो वर्क डन इसमें किस फॉर्म में स्टोर होगा, द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बिकॉज दैट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स। सो आई होप आपको ये मजा आया होगा। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द लेक्चर टिल द एंड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरा खत्म फंडा, ये भी हो गया खत्म। चलो सो अभी मेरे को क्या करवाना है, इन शॉर्ट वर्क डन करवाना है। किस चार्ज के लिए, इस पर्टिकुलर चार्ज के लिए। कहां पे, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल फील्ड करवाना है, यानी वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो वही मेरी डेफिनेशन है, देखो, द नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट to the given point in an electrical field is called the potential of electrical field at that particular point। समझ रहे हो, यानी इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस से पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे हुए किसी पॉइंट पे लाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड के अगेंस्ट यानी नेगेटिव वर्क डन करना पड़ता है। वही वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन किसके लिए, पोटेंशियल। समझ रहे हो चीजों को। चलो ढूंढते हैं हम इसका पोटेंशियल कैसे होगा। तो यहां पे हम लिखते हैं कि टू ब्रिंग यूनिट चार्ज को मेरे को लाना है कहां से कहां तक, फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी। तो इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाला सपोज पोटेंशियल है Vp इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन वेक्टर E.dr। ये कहां से आया यार, अभी तो पढ़ा जस्ट आगे वाली थ्योरी में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, Q इंटीग्रेशन E.dr होता है। ठीक है, बट मेरा चार्ज क्या यूनिट है, दैट्स व्हाई Q इज इक्वल टू 1। सो क्या बचा, इंटीग्रेशन E.dr। लेकिन कहां से कहां तक लाया आपने इसको, इनफाइनाइट टू P तक लाया। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल P। अगर दूसरा पॉइंट लिया मैंने फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट Q, चलो Q के लिए लाते तो क्या होगा, Vq is equal to minus integration of Q E.dr। चलो ये हो गया Q के लिए। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एंड हो गया। सो आई होप आपको पता चला होगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल। अब बात करते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल का डिफरेंस है क्या, तो एक चीज मेरे को समझो, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट के पास मेरे को लाने के लिए एनर्जी कुछ लगी 30, इसके पास लाने के लिए मेरे को कुछ एनर्जी लगी 40। So what is the difference between these two points? That is 10। ठीक है, सो बस वही कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है कि यहाँ पे मेरे को लाने के लिए जो वर्क डन हुआ या फिर जो वोल्टेज लगा या फिर जो भी चीज एनर्जी लगी इस पॉइंट के पास और इस पॉइंट के पास लाने के लिए जो एनर्जी लगी, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफरेंस। समझ रहे हो चीजों को। चलो तो मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफरेंस अगर ढूंढना है तो इन दोनों को क्या कर देता हूं, माइनस कर लेता हूं। तो यहां पे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफरेंस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डिफरेंस
दैट इज डिनोटेड बाय Vp माइनस Vq। चलो Vp की वैल्यू क्या है, तो देखो Vp की वैल्यू दैट इज माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट P E डॉट डी आर। सो E डॉट डी आर माइनस ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस। सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ P2Q वेक्टर E डॉट वेक्टर डी आर। चलो इसको कुछ ढंग से लिखते हैं। ढंग से लिखेंगे तो किस तरीके से होगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू Q वेक्टर E डॉट डी आर माइनस इनफाइनाइट टू P वेक्टर E डॉट डी आर। चलो कुछ मैथमेटिकल नियम समझ देते हैं, मैथमेटिकल लॉ समझते हैं। बायो वाले स्टूडेंट बिल्कुल मत घबराना, मैं आपके साथ ही हूँ। कोई भी फॉर्मूला आपको समझना है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल बी देयर फॉर यू। चलो सो क्या करते हैं, जब भी आपको इस माइनस को प्लस करना है या फिर आगे की साइन चेंज करनी है, तब आपको ये लिमिट जो है पर्टिकुलरली ये लिमिट अपर और लोअर लिमिट इसको उल्टा करना पड़ता है। तो कुछ देखते हैं कुछ इस तरीके से, इनफाइनाइट टू Q वेक्टर E डॉट डी आर प्लस, अभी मैंने इसकी साइन प्लस कर दी यानी इसकी साइन चेंज कर दी, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा P टू इनफाइनाइट वेक्टर E डॉट डी आर। समझ रहे हो चीजों को। चलो सो अगर अगेन सेकेंड लॉ कि जब ये नीचे की फर्स्ट इंटीग्रल की नीचे की लिमिट और सेकेंड इंटीग्रल की अपर लिमिट दोनों सेम हो, तो इसको कुछ आप एक ही तरीके से लिख सकते हो P2Q वेक्टर E डॉट डी आर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो फंक्शन था ये फंक्शन सेम है, प्लस इस फर्स्ट इंटीग्रल की लोअर लिमिट और सेकंड इंटीग्रल की अपर लिमिट दोनों सेम हो गए। दैट्स वाई मैंने इसको लिखा इंटीग्रेशन Vp टू Vq। सो ये मेरा आ गया फॉर्मूला किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, अगर आपको इसको वैल्यू के फॉर्म में डिराइव करना है तो इसको भी वो भी हम कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, चलो देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे Vp माइनस Vq, थोड़ा सा आपको समझ आए उसके हिसाब से अगर लिखेंगे या फिर आपके बुक का फॉर्मूला लिखेंगे तो दैट इज Q टू P वेक्टर E डॉट वेक्टर डी आर। ये है आपके एनसीईआरटी बुक का फॉर्मूला। चलो ये किस तरीके से आया तो आप ही देख लो। जो मेरा यहाँ पे फर्स्ट टर्म था वो कहाँ पे आया, टॉप पे आया, और जो सेकेंड टर्म था वो कहाँ पे आया, नीचे आया। ये माइनस क्यों आया, बिकॉज मेरे को यहाँ पे डिनोट करना है दिस वर्क डन हैज टू बी अ नेगेटिव वर्क डन, दैट्स वाई ये माइनस मेरे को बाहर लाना पड़ा। सो आई होप आपको ये सारी चीजें पता होगी या फिर पता चली होगी। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब सर्च बॉक्स। सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट विच विल हेल्प यू अ लॉट। So thanks for watching my videos and please subscribe my channel. If you want a handwritten note then please follow me on Telegram as a Science Academy Surat. So thanks, take care and bye bye.